शेखर एक नेक इंसान था। जितना उसके पास था उतने में ही वो सबकी सहायता करता था। उसके 2 बच्चे थे। वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। एक दिन पड़ोसी गांव के बच्चों के स्कूल देखने के लिए वो निकलता है। बस स्टैंड पे बस का इंतजार करता है। बस आता है और वहां के सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। सभी खुशी से बात करते रहते हैं। कुछ दूर बाद बहुत बारिश होने के कारण सभी डर जाते हैं और कुछ देर बाद तो बिजली भी होती है। तेज हवा के कारण बस आगे नहीं जा पाती है, इसीलिए ड्राइवर बस को वहीं रोक देता है। बस में मौजूद एक पंडित ऐसे कहता है, ऊपर भगवान बहुत क्रोधित हैं। हम में से किसी को वो ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम सब में जिसने भी ज्यादा पाप किया है वो अपने आप बाहर चले जाओ। तुम्हारे कारण कम से कम बाकी लोग खुश रह पाएंगे, वरना सभी मर जाएंगे। दूर में एक पेड़ है। उस बस से एक के बाद एक उतरकर उस पेड़ के पास जाते हैं और जिसने भी सबसे ज्यादा पाप किए हैं उन्हें भगवान ऊपर ले जाएगा। सबसे पहले वहां के पंडित उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ के नीचे जाकर भगवान को प्रार्थना करता है कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए, उसे कुछ नहीं होता है। उसके बाद ड्राइवर वहां जाता है और ऐसे सभी वहां जाते हैं। सभी को सिर्फ एक आदमी पे शक है और वो है शेखर। बस में मौजूद सभी उस पेड़ के पास जा चुके थे सिवाय शेखर के, और सभी उसे बहुत गुस्से से घूरते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। लेकिन शेखर मन ही मन में बहुत दुख होता है कि अगर वो मर गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। आखिर में और कोई चारा ना होने के कारण वो भी उस पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि उसके कारण कम से कम बाकी लोग तो बच जाएंगे, और वो उस पेड़ तक पहुंचता है। हे भगवान, मुझे ले जा रहे हो ठीक है, मगर मेरे बच्चों का अनाथ मत करना, तुम ही को उनका ख्याल रखना होगा। ऐसे प्रार्थना करके उसकी आंखें बंद कर देता है और तुरंत आसमान से जोर जोर की आवाजें आती हैं, बिजलियां गिरती हैं और उसमें से एक बिजली उस बस पे गिर जाती है। सभी मर जाते हैं। अब तक उस बस में सभी का बचने का कारण सिर्फ शेखर था। उसके ही अच्छाई, ईमानदारी और सहायता करने की गुणों के कारण उस बस में किसी को कुछ नहीं हुआ था। जब शेखर उस बस से उतर गया, बाकी सारे लोग मर जाते हैं। हमारे एक अच्छे काम से बाकी के 10 लोगों का भला होना शायद इसी को कहते हैं। गोरखपुर नामक एक सुंदर गांव में सूरज और ललिता नामक पति पत्नी रहते थे। वो उसी गांव में रिक्शा चलाता था। वो एक नेक इंसान था और हर रोज खाली रहे बिना कोई ना कोई काम मेहनत करते हुए जरूर करता था। एक दिन सुबह वो जल्दी उठ के रिक्शा चलाते हुए रिक्शा स्टैंड के पास जाता है। स्टैंड पे अपने रिक्शा को लगा के वो कोई ग्राहक का इंतजार करते रहता है। इतने में एक आदमी रिक्शा स्टैंड के पास आता है। सुनिए, बस स्टैंड के पास आएंगे आप? जी हाँ, मैं आऊंगा, रिक्शा में बैठिए साहब। उस आदमी को बैठा के वो रिक्शा चलाते हुए बस स्टैंड के पास जाता है। ऐसे ही मुझे हर रोज बिना खाली रहे रिक्शा चलाते रहना चाहिए, तभी मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वो रिक्शा को बस स्टैंड के पास जाकर रोकता है। ग्राहक रिक्शा का पैसे देकर वहां से चले जाता है। ऐसे वो उस दिन मेहनत करके रिक्शा चला के शाम के समय पे रिक्शा के स्टैंड के पास जाकर रिक्शा को वहां लगा के वही आराम करने लगता है। इतने में एक औरत रिक्शा स्टैंड में किसी और के पास जाकर कहती है, सुनिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं आपको कल पैसे पक्का दे दूंगी। मेरा इस गांव के स्वामी जी के पास जाना बहुत जरूरी है, कृपया मुझे उनके पास ले जाइए। अरे मेम साहब, आप तो कह रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस रात के समय में मैं आपको कहीं नहीं लेके जा सकता। जाइए मेम साहब, चले जाइए। उस आदमी का गुस्से में ये समाधान देते हुए सुनकर वो औरत वहां से दूर जाकर दुखी हो जाती है। रिक्शा में बैठकर आराम कर रहे सूरज ये सब सुनकर रिक्शा लेकर उस औरत के पास जाता है। मेम साहब,
मैंने सुना कि आपने उस आदमी से रिक्शा के लिए पूछा है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप दुखी मत होना, मैं आपको वहां लेके जा सकता हूँ। सच्ची? सुनिए, मैं आपको आपके पैसे कल पक्का से लौटा दूंगी। अरे अगर आप पैसे नहीं भी दिए तो चलेगा, बहुत देर हो रही है मेम साहब, आप जल्दी बैठ जाइए ना, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा। सूरज के ये कहने पर वो औरत खुशी से उसके रिक्शा में बैठ जाती है। सूरज रिक्शा को बहुत तेजी से चलाते हुए उस औरत को स्वामी जी के पास पहुंचा देता है। ये जानकर कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपने मेरी मदद की है और इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरे मेम साहब कोई नहीं, आप बस ध्यान से चले जाइए। ये कह के देर रात होने के कारण वो रिक्शा को चलाते हुए वहां से चले जाता है। ऐसे ही सूरज हर रोज बहुत मेहनत करते हुए सुबह से रात तक काम करता था। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक रात को जब सूरज उसका रिक्शा चलाते हुए उसके घर जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक औरत खड़ी हुई नजर आती है। वो उसका रिक्शा रोकती है। सुनिए, मुझे इस गांव में मौजूद स्वामी जी के पास जल्दी जाना होगा। आज अगर मैं उनके पास नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। ठीक है मेम साहब, मैं आपको उनके पास ले जा सकूंगा। सूरज के ऐसे कहने पर वो औरत उसका रिक्शा चढ़ जाती है। तब सूरज रिक्शा को चलाकर स्वामी जी के आश्रम पे रिक्शा को रोकता है। मेम साहब, आपको यही उतरना था। जी शुक्रिया। ये कह के वो रिक्शा उतरकर चले जाती है। इतने में सूरज कहता है, मेम साहब आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिया। पैसे? अरे रे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है मेम साहब, अभी तो आपके पास पैसे नहीं है ना, जब आपके पास पैसे होंगे तो मुझे जरूर लौटा दीजिएगा। ये कहने के बाद वो रिक्शा चलाते हुए वहां से चले जाता है। मुझे सबसे पहले उस स्वामी जी से मिलना होगा। और ऐसे वो औरत तुरंत उस स्वामी जी के पास चली जाती है। स्वामी जी, आपके बारे में मैंने किसी और से सुना है, इसलिए मैं आपके पास आई। मैं एक देवदूत हूँ और मुझे श्राप लगने के कारण मुझे ऐसे साधारण मनुष्य बन के रहना पड़ गया। अगर आज मैंने अपना पुराना रूप नहीं पाया तो मुझे हमेशा की तरह देवदूत नहीं बल्कि साधारण मनुष्य बन के रहना होगा। कृपया मेरी मदद कीजिए और इस श्राप से मुझे विमुक्त कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपके श्राप से मैं आपको जरूर विमुक्त करूंगा। ये कह के वो स्वामी जी उनके पास मौजूद माया जल को उस औरत पे फुहारता है और तुरंत वो औरत एक देवदूत के रूप में बदल जाती है। स्वामी जी की मदद से अपना पूर्व रूप पाने पर वो स्वामी जी का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। मेरे पास पैसे ना होने के कारण मैंने उस रिक्शा वाले को पैसे नहीं दिए हैं, पर उसी के कारण मैं सही समय पे यहाँ आ पाई हूँ। कुछ भी करके उस आदमी का मदद करना होगा मुझे। ये सोचते हुए वो देवदूत रिक्शा को इधर उधर ढूंढती रहती है। इतने में वही एक और देवदूत को देख वो उसके पास जाती है। बहन, तुम भी मेरे ही तरह स्वामी जी के पास आओगी ये मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। दीदी, क्या तुम भी इस स्वामी जी से अपनी श्राप का विमुक्त के लिए आई हो? हाँ बहन, सही समय में मुझे एक ऑटो रिक्शा वाले ने यहाँ स्वामी जी के पास पहुंचाया, इसीलिए मैं श्राप से विमुक्त पाई हूँ। लेकिन मेरे पास उस रिक्शा वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। मुझे कुछ भी करके उस रिक्शा वाले का कोई मदद करना होगा, इसीलिए उसको ढूंढ रही हूँ मैं। दीदी, ठीक तुम्हारे ही तरह मुझे भी एक रिक्शा वाले ने यहाँ तक पहुँचाया, इसीलिए मैं अपनी पुरानी रूप को पाई हूँ, लेकिन मैं उस रिक्शा वाले के बारे में भूल गई। बहन, चलो देखते हैं कि हम दोनों को जिसने मदद किया वो शायद एक ही आदमी हो। ये फैसला करके वो दोनों देवदूत उस रिक्शा वाले को ढूंढते हुए उसके रिक्शा के सामने प्रकट होते हैं। सूरज उसके सामने दो देवदूतों को देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कौन है आप? आप मेरे रिक्शा के सामने क्यों आए हैं? बहन, इसी आदमी ने मेरा भी मदद किया है। अब से इसको ऐसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसकी मदद करना होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल।
हमारे पास पैसे ना होने के बावजूद आपने हमारी मदद की है, इसीलिए आपकी शुक्रिया अदा करने के लिए हम आपको सोना देना चाहते हैं। नहीं नहीं, जो पैसे आपको देना था रिक्शा के लिए बस वो दीजिए, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। अरे हम तो आपके शुक्रगुजार हैं, इसीलिए हमारी खुशी के लिए इस सोने को स्वीकार कीजिए। ये कह के वो दोनों देवदूत सोने को उसके पास छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं और वो रिक्शा वाला वो सोना लेकर खुशी से जीने लगता है। एक लंबे समय पहले एक गांव में सृजन, ललिता नामक पति पत्नी रहते थे। सृजन उसी गांव में बड़े गैस सिलेंडर बेचता था। वो एक अच्छा और नेक इंसान था और दूसरों की मदद भी करता था। उसी गांव में एक छोटे दुकान में नीरज नामक एक आदमी छोटे गैस सिलेंडर को भर के उन्हें बेचता था। उसके दुकान को बहुत सारे लोग सिलेंडरों में गैस भरवाने आते थे। एक दिन नीरज सृजन को दूसरे तरफ बड़े गैस के सिलेंडरों को लेके जाते हुए देखता है। हर बार गांव को बड़े गैस सिलेंडर लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अगर मैं भी इसी आदमी के पास सिलेंडर खरीदूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये फैसला करके उस तरफ जाते हुए सृजन को बुलाता है। सृजन, मेरे दुकान में बड़े सिलेंडरों की बहुत जरूरत है और पड़ोसी गांव से सिलेंडर लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब से मैं सिलेंडर तुमसे ही ले लूं। मुझे हफ्ते में 2 सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब से तुम्हें हर हफ्ते मैं सिलेंडर दूंगा। ये कह के 2 गैस सिलेंडरों को नीरज के दुकान में लगा के चला जाता है। ऐसे ही सृजन उस गांव के सारे लोगों को बड़े सिलेंडर बेचता था और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सृजन हमेशा की तरह नीरज की दुकान में गैस सिलेंडर देकर पैसे लेके जाता है। लगता है मैंने सृजन से बहुत सारे सिलेंडर खरीद लिए हैं और बाकी बहुत लोग भी ऐसे ही उससे बहुत सारे सिलेंडर खरीद रहे होंगे। ऐसे सोचते रहता है। सिर्फ वो इस गांव में सभी को सिलेंडर बेचता है, मतलब उसके घर पे बहुत सारे सिलेंडर होंगे और अगर उनमें से कुछ ले भी गए तो उसे कोई शक नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा सोच है। आज रात मैं उसके घर जाके 2 सिलेंडर को उठा के अपने घर ले जाऊंगा। और उस रात वो उसके सोच के मुताबिक ही सृजन के घर से 2 सिलेंडर को चोरी करता है। तब से वो हर रोज रात के समय में सृजन के घर से गैस सिलेंडर को चुराता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को जब वो सिलेंडर चुरा के उसके घर जाता है तब वो सोचने लगता है, अब तक मैंने सृजन के घर से बहुत सारे सिलेंडर चुराए हैं और अगर मेरे पास खत्म भी हो गए तो वापस चुरा सकता हूँ, तो फिर उसे सिलेंडर खरीदने की क्या जरूरत है अब। इसीलिए मैं सृजन से कह दूंगा कि मुझे सिलेंडर देना बंद करे। अगले दिन सृजन गैस सिलेंडर लेकर नीरज के दुकान जाता है। और सृजन, आजकल बहुत कम लोग सिलेंडर खरीदने आ रहे हैं और गैस भरवाने के बाद भी वो लोग लौट के नहीं आ रहे हैं, इसीलिए अब से गैस सिलेंडर देना बंद कर दो। ठीक है नीरज, इसका दुकान तो हमेशा लोगों से भीड़ित रहता है। अब भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये कह रहा है कि लोग वापस नहीं आ रहे और सिलेंडर बंद करने के लिए भी कह दिया इसने। वैसे इस बात से मेरा क्या लेना देना। ये सोचकर वहां से चले जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सृजन उसके पास मौजूद सारे सिलेंडर की गिनती करने लगता है और बहुत कम सिलेंडर होते देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, सिलेंडर संख्या में कम लग रहे हैं। मैं तो सिलेंडर को घर पे ही लगा रहा हूँ, तो फिर कैसे गायब हो रहे हैं ये। मेरी बीवी तो घर पे ही रहती है, उससे पूछना होगा कि मेरे घर पे ना होने के समय में अगर कोई आया है। ललिता, ललिता। जी, क्या हुआ? इतने जोर से बुला रहे हैं? क्या कोई हमारे घर से गैस सिलेंडर लेके गया है या गैस सिलेंडर के लिए कोई घर आया है? नहीं तो,
कोई भी गैस सिलेंडर के लिए हमारे घर तो नहीं आया है और कोई उन्हें लेके भी नहीं गया है। आप भला ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे घर में गैस सिलेंडर की संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए। सुबह तो हमारे घर कोई नहीं आता है क्योंकि मैं रहती हूँ। शायद कोई रात के समय में हमारे सोने के बाद आकर उन्हें चुरा रहा होगा। ये सुनने के बाद वो उसकी पत्नी के बातों के बारे में ही सोचते रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है कि सिलेंडर कैसे गायब हुए हैं। एक दिन नीरज की दुकान में सारे गैस सिलेंडर खाली हो जाने के कारण वो सिलेंडर के बारे में सोचते रहता है। मेरे पास के सारे सिलेंडर खत्म हो गए हैं। मुझे आज रात को सृजन के घर से कुछ उठाने पड़ेंगे। ये फैसला करके वो उस रात को सबके सो जाने के बाद सृजन के घर सिलेंडर को चोरी करने जाता है। नीरज जब इधर उधर देखते हुए सिलेंडरों को लेके जा रहा था तो वो फिसल जाता है और सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने की आवाज सुनकर सृजन और ललिता दोनों उठ जाते हैं। सुनिए, सिलेंडर की गिरने की आवाज आई है, चलो जाकर देखते हैं। और वो दोनों देखने जाते हैं। रुको, कौन हो तुम? सिलेंडर चुरा क्यों रहे हो? ऐसी बात करते हुए उस आदमी के पास जाता है। वहाँ नीरज को देख वो दंग रह जाता है। नीरज, तो तुम गैस सिलेंडर को चुरा रहे हो? रुको, मैं अभी सभी को बुला के तुम्हारा सच्चाई बताऊंगा। अगर इसने सबको बुलाया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और सभी मुझे चोर के नाम से ही याद रखेंगे। अगर इस सबको होने से रोकना होगा तो मुझे इससे माफी मांगना होगा। सृजन, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। अगर तुमने अब सबको बुलाया तो मेरा नाम बिगड़ जाएगा और सभी मुझे चोर ही समझेंगे। कृपया मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। ये कह के वो दुखी होता है। उसको ऐसे दुखी देख सृजन उसे माफ करता है। उस दिन जब तुमने बोला कि तुम्हें सिलेंडर नहीं चाहिए तो मुझे उसी दिन तुम पे शक आया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम ऐसे करोगे। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे। तुमने अब तक जितने भी सिलेंडर चुराए हैं उनके पैसे मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। नीरज को उसकी गलती का एहसास होता है और वो तब से बड़े सिलेंडरों को खरीद के ईमानदारी से छोटे गैस सिलेंडर को भरते हुए और उन्हें बेचते हुए खुशी से रहता है। मेरे लापरवाही के कारण ही वो घर आके उन सिलेंडरों को चुरा पाया है। मुझे अब से चौकन्ना रहना होगा। अब तो उसने पकड़ जाने के कारण पैसे दे दिए, वरना क्या होता? मुझे ध्यान से काम करना होगा। ये सोचकर तब से वो उसका काम बहुत ध्यान से करता है और सिलेंडरों को बेच के आए हुए पैसों से खुशी खुशी जीता है। जयंतपुर नामक एक सुंदर गांव में रेखा उसके बेटे सृजन के साथ एक छोटे घर में रहती थी। रेखा जरूरतमंदों की मदद करती थी, ऐसा था उसका स्वभाव। और काम के लिए घर के सामने लगाने वाली रंगोली के रंग बेचती थी और उन आए हुए पैसों से वो अपने बेटे को पढ़ाती थी। एक दिन जब वो रंग बेच रही थी, रंग बिरंगे रंग, अलग प्रकार के रंग रंगोली में डालने के लिए यहाँ से खरीद पाओगे, आइए बाबू आइए। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद बहुत कम लोग उसके पास रंग खरीदने आते थे। ऐसे ही वो उन आए हुए पैसों से उसका घर चलाती थी। उस दिन घर जाने के बाद वो अपने पैसे गिनने लगती है। एक समय में सभी अपने घर के सामने रंगोली डालते थे, इसीलिए मेरे रंग ज्यादा बिकते थे। पर अब घर के सामने रंगोली कोई नहीं बना रहा, इसीलिए मेरे रंग कम बिक रहे हैं और मुझे पैसे भी कम मिल रहे हैं। आए हुए पैसों से सिर्फ मैं घर चला पा रही हूँ। ऐसे होगा तो बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी? मुझे कुछ भी करके सबको मेरे पास मौजूद रंगों को बेचना होगा। वो इस सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ, अगर कोई एक काम करता है तो दूसरा भी उसे देख वही काम करता है ना। तो वैसे ही मैं सिर्फ इन रंगों को बेचना ही नहीं, बल्कि इन रंगों से अगर मैं रंग बिरंगी रंगोली बनाऊंगी तो सभी मेरे ही तरह रंगोलियां बनाएंगे, तो रंग खरीदने मेरे ही पास आएंगे ना। ये फैसला करके वो अगले दिन
बहुत जल्दी सुबह के 4 बजे उठती है और रंगोली बनाने लगती है। रेखा के आमने सामने रहने वाले सारे उसकी रंगोली देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं, अरे रेखा, तुम तो कितना अच्छा रंगोली बनाती हो। अरे हाँ हाँ रेखा, रंग बिरंगी रंगोली बहुत ही अच्छा है और सुंदर भी। सभी उसकी तारीफ तो करते हैं पर उसके पास से रंग कोई भी नहीं खरीदता है। ये देख रेखा अपने आप में सोचती है, अरे ये क्या, मैंने तो सोचा कि सभी मेरे रंगोली को देख मेरे पास आएंगे और रंगों को खरीदेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके लिए मैं तो सुबह सुबह उठी। ये सोचते हुए वो निराश होती है। अरे मैं क्यों निराश हो रही हूँ? कोई नहीं, ये तो सिर्फ एक दिन का काम है ना। मुझे अपना कोशिश जारी रखना होगा। हर रोज सुबह उठ के मुझे ऐसे ही रंगोलियां बनानी होगी, तभी सभी मेरे पास आके एक न एक दिन रंग खरीदेंगे। ये फैसला करके वो हर रोज सुबह उठ के रंगोली बनाना शुरू करती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो हर रोज की तरह सुबह उठकर रंगोली बनाने लगती है। ठीक तभी 2 देवताएं वहां से गुजर रही होती है और घर के सामने रंगोलियां बनाते हुए रेखा को देख वो ये बात करते हैं, अरे ये देखो, वो औरत सुबह सुबह उठ के रंगोली बना रही है। अरे हाँ, अति सुंदर रंगोली, और कितना मुश्किल है ये बनाना। हर रोज सुबह उठकर रंगोली बना रही हूँ। काश आज कोई मेरे पास के रंगोली खरीदेगा। मैं अपना कोशिश तो जारी रख रही हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर रंग नहीं खरीद रहे हैं और इसी बात के कारण मुझे बहुत दुख हो रही है। ये सोचते हुए वो दुखी होती है पर अपना रंगोली बनाना रोकती नहीं है। उसे दुख देख देवताएं सोचते हैं, अरे ये औरत तो निराश हो रही है कि कोई भी उसकी रंगोली देख रंग खरीदने उसके पास नहीं आ रहा है। अरे हाँ, अगर हम उसके पास जाकर रंग खरीदे तो हाँ, ये अच्छा होगा। ये फैसला करके वो दोनों देवता वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब रेखा रंग बेचने के लिए दुकान में बैठी थी, ये दोनों देवता इंसान बनकर उसके पास जाते हैं, पर रेखा उसकी सोच में इतनी खोई थी कि उसने देखा ही नहीं कि कोई उसके दुकान आए हैं। अरे रे, ये तो इसी सोच में खोई हुई है कि कोई उसके पास के रंग नहीं खरीद रहा है। हाँ, मगर ये औरत उसकी कोशिश जारी रख रही है। मानना पड़ेगा, ये तो हार ही नहीं मान रही है। हाँ, वो तो इसी दुख में इतना खो गई है कि उसे दिख भी नहीं रहा कि हम दोनों यहाँ हैं। रेखा, रेखा, हाँ, कौन हो तुम? आपको मेरा नाम कैसे पता है? हमें तुम्हारा नाम पता है। हम बहुत दूर से आए हैं। हमें बहुत प्यास लग रहा है। थोड़ा पानी मिलेगा? अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाके पानी लेकर आती हूँ। ये कह के वो उसके घर के अंदर जाती है। अरे बेचारे, पता नहीं कितने दूर से यहाँ आए हैं, उन्हें सिर्फ पानी कैसे दूंगी मैं? खाने के लिए भी कुछ देना ही पड़ेगा ना। पर मैंने तो खाना सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए बनाया है। जाने दो, मैं और मेरे बेटे आज कुछ नहीं खाएंगे, उन दोनों को तो खिलाएंगे। मेहमान को ऐसे भूखे थोड़ी भेजेंगे हम। ये फैसला करके वो पानी के साथ साथ खाना भी लेके आती है। अरे रेखा, हमने तो सिर्फ पानी पूछा है, तुम खाना क्यों लाई हो? और वैसे भी ये खाना सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए है ना। कोई नहीं, हम वापस से बनाकर खाएंगे। आप बहुत दूर से चल के आए हो, इसीलिए मैं आपके लिए ये आहार लेके आई हूँ। ये कहकर वो पानी के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाती है। वो दोनों इंसान खाना खा के उसके घर के सामने उसके हाथ के रंगोली देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रेखा, तुम तो रंग बिरंगे रंगोलियां कितनी अच्छी बनाती हो। और इतना ही नहीं, घर आए हुए मेहमान को भूखे और प्यासे नहीं भेज रही हो। हाँ रेखा, जब हम आए थे तुम किसी सोच में बहुत दुखी बैठी थी, पर देखना कल से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। जिस रंगोली में तुम विश्वास करती हो वही तुम्हारी विश्वास को और कोशिश को जारी रखेगी।
और तुम अपने बेटे को बेफिक्र अच्छे से पढ़ाओगी। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले दिन रेखा सुबह उठकर वही हर रोज का रंगोली बनाती है, लेकिन इस बार उसके हाथ से बनाए हुए रंगोली में से पैसे आना शुरू करते हैं। ये देख वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, मेरे हाथ के रंगोली से पैसे आ रहे हैं? ये कोई जादुई रंगोली लग रही है। ये तुम्हारा अच्छाई और मेहनत का फल है। तुम्हारे कोशिश को देख देवताएं बहुत खुश हुई है और इसी कारण तुम्हें इस रंगोली के जरिए से पैसे दे रही है। आज से तुम सुबह उठकर जब भी रंगोली बनाओगी तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये कह के वो रंगोली रेखा को पैसे देती है। उन पैसों को देख रेखा बहुत खुश होती है। अरे इतने सारे पैसे, इस पैसों से तो मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ और अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद सकूंगी। तब से वो हर रोज सुबह उठकर रंगोली बनाते हुए उन आए हुए पैसों से अपने बेटे को पढ़ाते हुए एक बड़ा घर खरीदती है और खुश रहती है। एक दिन जब वो सुबह उठकर रंगोली बना रही थी तो उसकी पड़ोसी ये देखती है कि रेखा के रंगोली में से पैसे आते हैं। ये देख उसकी पड़ोसी दंग रह जाती है। अरे ये क्या, रेखा के रंगोली में से पैसे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, तो ऐसे वो अपने बेटे को पढ़ाते हुए इतना बड़ा घर खरीद पाई है। आज से मैं भी इसके ही तरह सुबह उठकर रंगोली बनाऊंगी तो मुझे भी पैसे मिलेंगे और मैं भी अमीर बन जाऊंगी। ये फैसला करके वो रेखा से रंग खरीदकर अगले दिन सुबह उठकर रंगोली बनाती है और बनाने के तुरंत बाद वो इंतजार करती है पैसों की, पर उसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अच्छा कोई नहीं, अगर रेखा की तरह ही मैं हर रोज इन रंगोलियों को बनाऊंगी तो एक न एक दिन मुझे जरूर पैसे मिलेंगे। ये फैसला करके वो इस बात को उस गांव में मौजूद सारी औरतों को बताती है और तब से उस गांव में मौजूद हर औरत रेखा से रंग खरीदकर उसी की तरह रंगोलियां बनाना शुरू करते हैं, इस आशा में कि एक ना एक दिन जरूर उन्हें भी उस रंगोली में से पैसे मिलेंगे। और दूसरी तरफ रेखा बहुत खुश होती है कि गांव की सारी औरतें उसी के पास आकर रंग खरीदते हुए रंगोलियां बना रही है। ऐसे वो सबकी मदद करते हुए खुशी से जीती है। अवंतीपुर राज्य का परिपालन गोपाल वर्मा नामक एक राजा करता था। उनका अवंतिका नामक एक सुंदर पत्नी थी। उन दोनों की शादी के कई साल बाद प्रनीत और प्रवीण नामक जुड़वे पैदा होते हैं और इसीलिए वो दोनों उनके बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। प्रनीत और प्रवीण जुड़वे होने के कारण उनके खुद के माता पिता को पता नहीं चलता था कि कौन कौन है, लेकिन इन जुड़वे भाइयों के पास एक प्रत्येकता था। एक दिन राजा और रानी उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे और तभी प्रनीत खेलते हुए उसके पिता को छूता है और बस राजा गोपाल वर्मा सोने का प्रतिमा बन जाते हैं। ये देख रानी आश्चर्यचकित हो जाती है। हाय भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया? मेरे बेटे के छूने के कारण वो ऐसे प्रतिमा कैसे बन गए? ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होती है और रो देती है। इतने में प्रवीण भी खेलते हुए उसके पिता को छूता है और ठीक तब उसके पिता वापस पहले जैसे बन जाते हैं। ये सब देख रानी दंग रह जाती है। अरे, मैं ऐसे प्रतिमा कैसे बन गया और वापस मैं इंसान कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा के ऐसे पूछने पर रानी उन्हें सब कुछ समझाती है। जब पति पत्नी बात कर रहे थे वो देखते हैं कि प्रनीत प्रवीण को छूने जाता है और छूने के बाद प्रवीण को कुछ नहीं होता है और ये देख राजा रानी आश्चर्यचकित होते हैं। देखा आपने, ये तो कोई जादू ही लगता है जी। शायद हमारे बच्चे जादुई जुड़वे हैं, क्योंकि प्रनीत जो कुछ भी छूता है वो सोने में बदल जाता है और जब प्रवीण उन चीजों को छूता है तो वो पहले जैसे बन जाते हैं।
पर आपने क्या ये देखा है कि प्रणीत जब प्रवीण को छूता है तो उसे कुछ नहीं होता है। तुम ठीक कह रही हो अवंतिका, प्रणीत के छूने पर सब कुछ सोने में बदल जाता है और प्रवीण के छूने पे वो सारे पहले जैसे बन जाते हैं। प्रवीण के अंदर ये शक्ति मौजूद होने के कारण ही प्रणीत के छूने पर भी प्रवीण को कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मुसीबत ये शुरू करते हैं उसका खत्म भी यही कर पाएंगे। लेकिन अब से हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और हमें प्रवीण को कुछ भी छूने से मना करना होगा और किसी और को उन्हें छूने से रोकना होगा। बच्चों के बड़े होने के बाद हम उन दोनों को ये चीज समझा देंगे, तब तक हमें इनका ख्याल ध्यान से रखना होगा। ठीक है जी। और तब से अवंतिका और राजा उनके जादुई जुड़वों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। प्रणीत और प्रवीण दिखने में भला जुड़वे ही क्यों ना हो, उन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। प्रणीत किसी से भी दोस्ती नहीं करता था, लेकिन प्रवीण के बहुत सारे दोस्त थे। प्रणीत को मिठाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रवीण को मिठाई से बहुत प्यार है। प्रणीत लालची था, लेकिन प्रवीण दयालु था और सबकी मदद करता था। कुछ साल बाद प्रवीण और प्रणीत दोनों बड़े होते हैं। सारी शिक्षाओं में सफल होके वो अपने माता पिता की सहायता करते हैं। एक दिन जब उसके दोनों बच्चे उनकी माँ का सहायता कर रहे थे, तो राजा उनको देखते हुए ऐसे सोचते हैं, प्रणीत लालची है मगर और ऊपर से मेरी बीवी को उससे बहुत प्यार है। अगर मैंने जायदाद की बंटवारा अभी नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे गुजर जाने के बाद प्रणीत वो सारा जायदाद अकेले लूटकर ले जाए। इससे पहले ये हो, मुझे अभी मेरे इस अच्छे हालत में ही जायदाद का बंटवारा करना होगा, और वो भी समान रूप में। बेटा प्रणीत, बेटा प्रवीण, इधर आओ। जी पिताजी, आ रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, कुछ मदद चाहिए थी आपको? कुछ नहीं बेटा, इससे पहले कि तुम दोनों में इस बात पे झगड़ा हो जाए, मैंने फैसला लिया है कि अभी के अभी मैं मेरे जायदाद को समान रूप में बांटकर तुम दोनों को दे दूंगा। पापा के जायदाद में ज्यादा हक मेरा ही होना चाहिए और उसका ज्यादा भाग मैं ही लूंगा। इसके लिए कुछ करना होगा। पिताजी, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आप आपके जायदाद को समान रूप में बांटे। हम दोनों में जो भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है, उसी को आपके जायदाद का ज्यादा हिस्सा जाना होगा। पिताजी, आप वही कीजिए जो भैया कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है, ये जानने के लिए मैं एक परीक्षा रखूंगा। जो भी उसमें जीतता है उसी को ज्यादा हिस्सा लेने का हक है। तुम दोनों सारी शिक्षाओं में सफल हुए हो, इसीलिए जो परीक्षा अब मैं रखने जा रहा हूँ वो तुम्हें आसान लगेगा। परीक्षा ये है कि मैं तुम दोनों को 2 घोड़े दूंगा। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा दूर इस पर जाकर सूर्यास्त के पहले घर लौटेगा वही जीतेगा। मैं तुम दोनों को घड़ी भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों को वक्त का पता नहीं चलना होगा। और इतना ही नहीं प्रणीत, तुम रास्ते में किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, ना ही किसी को छुओगे तुम। ये कहकर राजा उनके दोनों पुत्रों को उनके बचपन की घटना के बारे में बताते हैं। क्या मैं जिसको भी छूता हूँ वो सोने की प्रतिमा बन जाते हैं? हाँ, इसीलिए तुम्हें इस बात को याद रख के पेश आना होगा। जी पिताजी, मैं किसी को भी नहीं छूऊंगा। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पे सवारी के लिए निकल जाते हैं। मुझे जल्दी जल्दी इस घोड़े को भगाना होगा, तभी प्रवीण से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचते हुए प्रणीत तेजी से उसका घोड़ा चलाता है। मुझे घोड़े को ऐसे ही चलाना होगा। जब गर्मी बढ़ जाएगी मैं घर के लिए वापस निकलूंगा, तभी मैं सूर्यास्तम के पहले पहुंच पाऊंगा। दोपहर को प्रवीण उसके सोच के अनुसार ही अपने घोड़े को पीछे की तरफ मोड़कर घर की ओर बढ़ने लगता है।
दूसरी तरफ प्रणीत उसके घोड़े को भगाते हुए बहुत दूर चले जाता है। प्रणीत, प्रणीत! हाँ, ये क्या, किसी ने मुझे बुलाया? ये सोचते हुए प्रणीत उसके चारों ओर देखता है। कौन है वो जिसने मुझे बुलाया? ये कहते हुए वो उसके चारों ओर देखते रहता है। प्रणीत, हमने तुमको बुलाया है। ये कहकर कुछ ही दूर में 3 आईना प्रकट होते हैं। हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता है। तुम्हारे घोड़े को भगाने के कारण ही हम पे जो सालों से मिट्टी थी वो मिट गई। तुम्हारे ही कारण हम वापस आईने बनकर प्रकट हो पाए हैं। आईने बात भी कर सकते हैं? मुझे तो नहीं पता। हम सिर्फ बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे अनगिनत सोना दो। ऐसे मांगने के तुरंत बाद प्रणीत के सामने ढेर सारा सोना प्रकट होता है। अरे वाह, ये तो सच में सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो इन आईनों को मेरे पास ही रखना होगा, इसीलिए इन्हें मैं मेरे साथ अपने घर ले जाऊंगा। ये सोचकर वो उन 3 आईनों को ध्यान से उसके घोड़े पे लगाता है और ठीक उनके साथ ही सोने का वो खजाना भी घोड़े पे रख के चलाता है। हाय भगवान, इन आईनों के चक्कर में तो मैं सब कुछ भूल ही गया। सूर्यास्तम होने वाला है, मुझे जल्दी घर लौटना होगा। शाम होते ही प्रवीण उसके घर पहुंच जाता है और उसके भाई प्रणीत का इंतजार करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ प्रणीत बहुत थक जाता है। अरे यार, मुझे तो इस घोड़े को चलाने का भी ताकत नहीं है। अब मैं क्या करूं? तब उसे अचानक उन आईनों के बारे में याद आता है, तो वो उन 3 जादुई आईनों को बाहर निकालता है। उनसे मांगते ही वो तुरंत उसके घर में प्रकट होता है। प्रणीत को वहां आते देख उसके पिता राजा गोपाल वर्मा उसके पास जाते हैं। प्रणीत, इस परीक्षा में प्रवीण तुमसे पहले आया और इसीलिए वही जीता और जायदाद का ज्यादा हिस्सा भी उसी को मिलेगा। ये नहीं हो सकता और मैं ये होने नहीं दूंगा। काश प्रवीण भी मेरे छूने से सोने की प्रतिमा बन जाता। ये सारा जायदाद मेरा ही बनता तब, लेकिन अब वो नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, लेकिन मेरे पास जादुई आईने हैं जो मैं कुछ भी मांगू पूरा कर देंगे। उनको इस्तेमाल करके मैं प्रवीण से ये सारा जायदाद छीन लूंगा। ये फैसला करके वो उसके जादुई आईने को बाहर निकालकर, पिताजी अब देखिए, सारा जायदाद मेरा ही होगा। उसके पिता के आंखों के सामने ही वो जादुई आईने को बाहर निकालकर उनसे मांगने लगता है। इतने में बाकी दोनों आईने भी उसके सामने प्रकट होते हैं। हम हानि पहुंचाने वाले लालची इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। जब पहले हम तुमसे बात करना चाह रहे थे, तुमने तो हमें पूरी बात भी कहने नहीं दिया। जो भी हमसे हानिकारक लालची इच्छा मांगते हैं, वो वापस उन्हीं पे चलता है। उनके ऐसे कहने के तुरंत बाद प्रणीत सोने की प्रतिमा में बदल जाता है और इतना ही नहीं, वो 3 जादुई आईने गायब हो जाता है। अरे रे, मेरा भाई ऐसे सोने की प्रतिमा में कैसे बदल गया? मुझे उसे बचाना होगा। भागते हुए प्रवीण उसके भाई प्रणीत के पास जाता है और उसे छूते ही प्रणीत वापस पहले के जैसे बन जाता है। प्रवीण, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम इतने दयालु और अच्छे हो कि मेरे इतना करने के बाद भी तुमने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझ पे गुस्सा भी नहीं दिखाया तुमने। आज जो तुमने मेरे लिए किया है, उससे मुझ में बहुत बदलाव आ गया है। आगे से मैं कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं करूंगा। ये कह के वो दुखी होता है। प्रणीत, तुम बुरा मत मानो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो वही ठीक है।
पिताजी की इच्छा के प्रकार ही जायदाद को आधे आधे हिस्से में बांटते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे वो दोनों उनके पिता के जायदाद का आधे में बंटवारा करके हमेशा के लिए खुश रहते हैं। सिरिपुरम नामक एक गांव में चंद्रैया, कमला उनके बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे घर में रहते थे। अर्जुन के माता पिता उसको बहुत पढ़ाने के बावजूद वो कोई नौकरी किए बिना घर पे खाली पड़ा रहता था। लेकिन चंद्रैया उसी गांव में डोसा बना के उन्हें बेचता था। उसके बनाए हुए डोसा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही था जो डोसा को उतना स्वादिष्ट और अच्छा बना के बेचता था। उसी गांव में जितेंद्र नामक एक पुलिस रहता था और सभी उससे बहुत डरते थे। लेकिन जितेंद्र उसी गांव में जिसको भी जरूरत था उनकी सहायता करता था। जितेंद्र एक सुबह उठते ही चंद्रैया के डोसा के दुकान जाकर डोसा खाने लगता है। चंद्रैया, तुम इतने स्वादिष्ट डोसे कैसे बनाते हो? तुम्हारे जैसे तो डोसा को और कोई नहीं बना सकता है। मुझे तो तुम्हारे हाथ के डोसा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर रोज यहीं आके खाता हूँ। साहब, मैं तो बहुत सालों से डोसा बना के बेच रहा हूँ, इसीलिए इतने स्वादिष्ट डोसा को बना पा रहा हूँ। ये कहने के बाद जितेंद्र उसे पैसा देकर वहां से चले जाता है। ऐसे वो पुलिस हर रोज चंद्रैया के डोसा के दुकान जाकर वहां डोसा खा के चले जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद चंद्रैया का सेहत खराब होने के कारण वो दुकान को नहीं जाता है और घर पे ही रहता है। अगर मेरा सेहत ठीक होता तो मैं अब तक दुकान चले जाता और डोसा को तैयार करके उन्हें बेचता था। अब मुझे ऐसे खाली पड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अपने परिवार का मैं ख्याल कैसे रख पाऊंगा? ये सोचते हुए वो दुखी होता है। अपने पति को ऐसे सोच में पड़े देख कमला उनके पास जाती है और पूछती है, अरे बहुत देर से देख रही हूँ आपको, आप किस सोच में पड़ गए हो जी? कमला, मैं यहाँ सेहत के कारण घर पे ही पड़ा रह रहा हूँ। हमारा बेटा भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्या करके मैं पैसे कमा सकता हूँ इस परिवार की देखभाल करने के लिए। अरे सुनिए, आप इस सब का बोझ मत लीजिए, मैं हूँ ना। आपके बदले में मैं बाहर जाऊंगी और कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगी और हमारे परिवार को चलाऊंगी। उन दोनों की बातें वहां से अर्जुन सुनता है। माँ, पापा के बदले में आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे पढ़ाया ना, मैं ही कोई नौकरी देख लूंगा, तब हम पापा को भी एक अच्छे अस्पताल में दिखा सकेंगे। ये कह के अर्जुन एक अच्छी नौकरी को ढूंढने लग जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे एक नौकरी नहीं मिलता है और अर्जुन बहुत निराश होता है। एक दिन वो पुलिस हमेशा की तरह खाना खाने डोसा के दुकान जाता है। अरे, बहुत दिनों से ये दुकान खुल ही नहीं रहा है, न जाने चंद्रैया को क्या हो गया। उसके पास एक बार जाना ही होगा। ये सोचकर वो पुलिस उसके पास जाता है। चंद्रैया, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, दुकान ही नहीं खोल रहे हो। साहब, वो मेरा सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दुकान खोल नहीं पा रहा हूँ। अरे रे चंद्रैया, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, तुम इन पैसों को अपने पास रखो और एक अच्छे अस्पताल में अपना जांच करवाओ। साहब, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? गांव में सभी आपसे बहुत डरते हैं और ऐसे आप मेरे घर आए हैं मुझे याद करके, वही बहुत है। चंद्रैया के ऐसे कहने के बावजूद वो पुलिस उसको पैसे देकर वहां से चले जाता है। एक पुलिस आदमी उनके घर आकर चंद्रैया को पैसे देते हुए देख उसकी बीवी और बेटा बहुत खुश होते हैं। सुनिए, अब हम इन पैसों से आपका जांच करवाएंगे और एक अच्छे अस्पताल में, वो भी। कमला, अगर मैं एक अच्छे अस्पताल में अपना जांच भी करवाऊंगा तो यकीन नहीं है कि मेरा हालत सुधरेगा कि नहीं, इसीलिए हमें इन पैसों को ध्यान से खर्च करना होगा।
ये कह के वो सोच में पड़ जाता है। अर्जुन, तुम इस बात को लेकर दुखी हो ना कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिला है। तुम एक काम करो, मेरी बात सुनकर तुम इन पैसों से अपने खुद का एक व्यापार शुरू करो। ठीक है पापा। ये कह के वो उसके पिता से पैसे लेकर गांव के अंदर जाता है। अब इन पैसों से मुझे ऐसा व्यापार करना होगा जिससे मुझे बहुत लाभ आएगा। ये सोचते हुए वो जब चल रहा था तो उसके सामने एक ऑटो वाला किसी को वहां उतार कर पैसे लेते हुए दिख जाता है। अगर मैंने अब एक व्यापार शुरू किया तो मुझे पता नहीं कि मुझे लाभ आएगा कि नुकसान, पर मुझे इतना तो पता है कि अगर एक ऑटो ड्राइवर ने किसी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया तो वो बहुत पैसे लेते हैं। इसीलिए मैं अपने पास मौजूद पैसों के साथ एक ऑटो को खरीदूंगा और उसे चलाते हुए बहुत सारे पैसों को कमाऊंगा। ये फैसला करके वो अपने पिता के दिए हुए पैसों से उसके खुद का एक ऑटो खरीदता है और उस दिन पूरा उस ऑटो को चलाकर शाम को खुशी से आए हुए पैसों को उसके घर लेके जाता है। पापा, आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक ऑटो खरीदा और इतना ही नहीं, ये देखिए आज पूरा दिन मैंने ऑटो चलाकर इतने पैसे कमाए। ये कह के वो खुशी से उन पैसों को उनके पिताजी के हाथ में देता है। अर्जुन, उस पुलिस ने हमें पैसे दिया, इसी कारण आज तुमने ये ऑटो चलाकर ये पैसे कमाए। तुम्हारे बचपन में मैंने बड़े सपने देखे कि तुम्हें भी मैं एक पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। तुम पढ़े लिखे हो, इसीलिए इस ऑटो को चलाना बंद करके तुम भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ। सिर्फ एक दिन ऑटो चलाने पर मुझे इतने सारे पैसे मिले, इसीलिए मुझे पुलिस अभी के अभी बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो वहां से चले जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके ऑटो में उसका दोस्त वरुण बैठता है। अरे वरुण, कैसे हो तुम? हा हा हा, अर्जुन, तुमने क्या सोचा कि मैं भी पढ़ लिख कर तुम्हारे ही तरह एक ऑटो चला रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने पढ़ाई से संबंधित एक नौकरी कर रहा हूँ। ये कहकर वो अर्जुन को पैसे देकर ऑटो से उतरकर चले जाता है। सिर्फ ऑटो चलाने के कारण ही मेरे दोस्त ने मुझे नीचा दिखाकर बात किया। अगर मैं अपने पिता के बातों के अनुसार पुलिस का नौकरी कर रहा होता तो शायद ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। क्यों ना मैं अपने पापा के बातों को एक लक्ष्य समझकर ठान लूं, तब मेरा भी नौकरी तो अच्छा ही होगा। ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है। हाँ, ये अच्छा है। अब से मैं अपने खाली समय में ऑटो को चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, और दूसरी तरफ मैं अपने पिताजी के सपने को भी सच करूंगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये फैसला करके वो सो जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो पुलिस के एग्जाम में पास हो जाता है और तब से सिर्फ रात के समय में वो ऑटो चलाता था। सुबह के समय में वो भागते हुए पुलिस बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए मेहनत करता था। कुछ दिन बाद वो उसके पिताजी के सपने के अनुसार ही एक पुलिस बन जाता है और उसके कमाई से उसके पिता को एक अच्छे अस्पताल में जांच करवाता है। अर्जुन के पुलिस होने पर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। जब वरुण को पता चलता है कि उसका दोस्त ऑटो चलाते हुए ही पुलिस बना है तो वो उसके पास जाता है। अरे अर्जुन साहब, आप तो ऑटो चलाते थे, बहुत कृषि करके मेहनत करके आप पुलिस बन गए। ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन गर्व की बात तो ये है कि मेरा दोस्त एक पुलिस बना है। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। वरुण, जब मैं ऑटो चला रहा था तो तुमने मेरा अपमान किया, और जब आज मैं पुलिस ऑफिसर बन गया तो तुम मुझे इज्जत दे रहे हो। दोस्त के नौकरी के अनुसार दोस्ती निभाई नहीं जाती है। दोस्त जो भी हो, जैसा भी हो, उसे इज्जत दिया जाता है, तभी वो एक सच्चा दोस्त होता है। ये कहने पर वरुण वहां से चले जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने अर्जुन के पिता को उनके सेहत खराब होने के वक्त में पैसे दिए थे, अर्जुन उन्हीं के पास पैसे लेकर जाता है ताकि उनको लौटा सके। जी, मैं चंद्रैया का बेटा हूँ। जब मेरे पिताजी का सेहत ठीक नहीं था तो आप ही ने पैसे देकर हमारी मदद की है।
आज आप ही के वजह से मैं एक पुलिस बन पाया हूँ, इसीलिए आपके पैसों को लौटाने के लिए मैं आया। अरे अर्जुन, मैंने ये सोचकर पैसे नहीं दिए कि तुम मुझे एक दिन लौटा दोगे। मुझे सच में तुम लोगों का मदद करना था, इसीलिए मैंने किया। उनके ऐसे कहने पर अर्जुन उसके पैसों को लेकर वहां से चले जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने भी अगर किसी का मदद किया है तो मुझे भी उनसे कुछ वापस पाने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए और इन्हीं की तरह ज़रूरतमंदों को सहायता करना होगा और एक अच्छे पुलिस की जिम्मेदारी निभानी होगी। तब से वो उसका नौकरी करते हुए ज़रूरतमंदों को जितना कर सकता है उतना मदद करते हुए उसके माता पिता का ख्याल रखते हुए खुशी से जीता है।